हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। और साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के एक फेमस रोमांटिक कॉमेडी एज यू लाइक इट के बारे में। आज की वीडियो में हम डिटेल्ड समरी पढ़ेंगे जो बड़ी बेनिफिशियल रहने वाली है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो बीए कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के साथ, एमए कर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश विषय के साथ। उन सभी के लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर चीज़ को इसमें बड़ा माइन्यूटली डिस्कस किया गया है, तो शुरू से अंत तक हमें ये वीडियो देखना है, 2 से 3 बार देखना है और इसकी स्टोरी को हमें समझने का प्रयास करना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले हम बात करें तो इस जो प्ले है शेक्सपियर का, इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा? एज़ यू लाइक इट के अंदर आपको 2 प्लॉट दिखाई देंगे, ठीक है? प्लॉट प्लॉट यानी 2 स्टोरीज़ आप कह सकते हैं। 2 स्टोरीज़ जो इसमें पैरेलल चलती है, एक के साथ एक चलती है। तो सबसे पहले आपको दोनों स्टोरीज़ के कैरेक्टर्स को आपस के अंदर ध्यान रखना है कि कौन-सी स्टोरी में कौन-सा कैरेक्टर है। दोनों स्टोरीज़ बाद में जाकर के आपस के अंदर मिंगल हो जाएगी, मिल जाएगी। तो जो फर्स्ट प्लॉट है, जो पहली कथा वस्तु है, जो पहली स्टोरी है, वो डील करती है किसके साथ में? एक राजा है ड्यूक सीनियर, ठीक है? ड्यूक सीनियर है जो अपने राज्य के ऊपर शासन कर रहा है और उसकी एक पुत्री है जिसका नाम है रोजालिन, ठीक है? आराम से इनका शासनकाल चल रहा था, लेकिन अचानक इसका छोटा भाई, ड्यूक सीनियर का छोटा भाई ड्यूक फ्रेडरिक आ जाता है और ड्यूक फ्रेडरिक क्या कर देता है? अपने बड़े भाई को गद्दी से हटा देता है। उसकी बेटी है सीलिया और टच स्टोन जो कि उन्हीं के दरबार में एक क्या है? कोर्ट जेस्टर, मस्खरा आया था ना जो हंसी मजाक करता है, उस तरीके का एक किरदार है टच स्टोन। तो ये सारे जो कैरेक्टर हैं ये डील करते हैं किसके साथ में? कोर्ट लाइफ के साथ में, दरबार के साथ में, जिसमें ड्यूक सीनियर है, उनकी पुत्री रोजालिंड है, ड्यूक फ्रेडरिक है, उसकी पुत्री सीलिया है और एक टच स्टोन नाम का मस्खरा है जो आपको दरबार में दिखाई देगा। सेकंड प्लॉट दूसरी स्टोरी है, उसके अंदर आपको किससे परिचय किया जाता है? एक रोलैंड डिबॉयज नाम का व्यक्ति था जो ड्यूक सीनियर के दरबार में क्या हुआ करता था? दरबारी हुआ करता था। ड्यूक सीनियर का ये बड़ा विश्वासी व्यक्ति था, लेकिन जब प्ले आपके सामने ओपन होगा तो रोलैंड डिबॉय इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, अब वो इस संसार में नहीं है, वो मर चुके हैं, ठीक है? रोलैंड डिबॉयज के 2 पुत्र हैं। एक बड़ा पुत्र है जिसका नाम है ओलिवर और एक छोटा पुत्र है जिसका नाम है ऑलेंडो, ठीक है? और एक सर्वेंट है इन दोनों का जिसका नाम है एडम, बूढ़ा सर्वेंट है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे भी 2 भाई दिखाई दे रहे हैं आपको पहली स्टोरी के अंदर और दूसरी स्टोरी के अंदर भी आपको 2 भाई दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों स्टोरी 2-2 भाइयों की है। किस तरीके से 2 भाई करते हैं 2 भाई एक-दूसरे के साथ में बर्ताव करते हैं और किस तरीके से एक सेंट्रल कैरेक्टर है जो इन दोनों स्टोरीज़ के अंदर फिक्स होता है और इन स्टोरीज़ को आकर के आपस में मिलवाता है। अदर कैरेक्टर्स हैं जो हमारे कुछ रूरल कैरेक्टर्स हैं या कह सकते हैं कुछ रूरल बैकग्राउंड या फॉरेस्ट बैकग्राउंड के कैरेक्टर्स हैं जिनमें फीबी सेल्यूअस एक प्रेमी जोड़ा है। ऑड्री टचस्टोन तो यही कोर्ट का जेस्टर हो गया और ऑड्री एक महिला से मिलता है वो जंगल में, वो अभी बताएँगे। एक कोरिन नाम का एक बूढ़ा शेपर्ड है और जैक्स नाम का एक किरदार है, जो किसके दरबार में रहता है? ड्यूक सीनियर के दरबार में ही रहता है। एक मेलंकोलिक सा कैरेक्टर है जिसको हम फिलोसोफर भी कहते हैं। ये हंटिंग के अगेंस्ट में है ना, ये हंटिंग के अगेंस्ट में कि शिकार-विकार वगैरह नहीं करना चाहिए। इसको मैं और डिटेल में बताऊँगा जैसे-जैसे अपन इस स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि इसके अंदर कितने प्लॉट हैं? 2 प्लॉट हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं? मेन प्लॉट ऑफ द प्ले कह सकते हैं। इसको आप सब प्लॉट ऑफ द प्ले कह सकते हैं। तो एक मेन कहानी है और एक इसके पैरेलल में चलने वाली छोटी कहानी है, सब कहानी है, ठीक है? सब प्लॉट है, ठीक है? अब बात करते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो सबसे पहले हमारी कहानी की शुरुआत होती है, मैंने अभी आपको बताया कि एक रोलैंड डी बॉयज़ नाम का व्यक्ति था, जो ड्यूक सीनियर के दरबार में क्या था? दरबारी हुआ करता था और वो अब मर चुके हैं। जब ड्यूक सीनियर के दरबार में दरबारी रहने वाला ये व्यक्ति रोलैंड डिबॉयस मर जाता है, तो इसकी संपत्ति इसके पुत्र के पास आ जाती है। लेकिन इसका बड़ा पुत्र कौन है? इसका बड़ा पुत्र है ओलिवर, ठीक है? रोलैंड डिबॉयस का बड़ा पुत्र था ओलिवर। तो ओलिवर के पास वो इनहेरिटेंस यानी उत्तराधिकार में इस ओलिवर को क्या प्राप्त हो जाती है? वो सारी की सारी संपत्तियाँ प्राप्त हो जाती है जो इसके पिताजी ने छोड़ी थी, ठीक है? अब ओलिवर क्योंकि बड़ा भाई था, तो इसके पास ज़िम्मेदारी किसकी थी कि अपने छोटे भाई ऑरलैंडो को ये बढ़िया तरीके से रखे, ऑरलैंडो की ज़रूरतों को पूरा करे और ऑरलैंडो के हेल्थ का ये ध्यान रखे। लेकिन हमारे सामने जब प्ले ओपन होता है तो ऑरलैंडो क्या दिखाई देता है? ग्रीवेंस से शिकायत करता हुआ दिखाई दे रहा है। और किस चीज़ की शिकायत कर रहा है? कि वो अपने नौकर एडम से शिकायत कर रहा है कि उसका बड़ा भाई जो है उसके साथ बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, बढ़िया बर्ताव नहीं कर रहा है, बड़ा भाई उसे जो है परेशान कर रहा है। ओलिवर के पास पूरा का पूरा एस्टेट आ चुका है पिता की मृत्यु के बाद में और जब उसके पास एस्टेट आ गया तो उसके अंदर ईगो भी आ गया, अहम भी आ गया और उसके मन में कहीं न कहीं पाप भी आ गया था। इसीलिए वो अपने छोटे भाई के ऊपर अपनी अथॉरिटी, अपने अधिकार को दिखाने की कोशिश करता है और उसे
परेशान करता है। ओलिवर अपनी अथॉरिटी को क्या करता है, दिखाता है और ऑरलैंडो को मिसट्रीट करता है, उसके साथ बुरा बर्ताव करता है और उसके साथ बिल्कुल सिंपैथेटिक नहीं रहता और एक बुरा बर्ताव कर सकते हो, यानी कभी उससे प्यार से बात नहीं करना, उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करना, वो कोई चीज़ मांगता है या कुछ भी किसी भी प्रकार की डिमांड करता है तो उसकी डिमांड को फुलफिल ये ओलिवर नहीं करता है। ठीक है, ये तो एक स्टोरी चल रही थी। ठीक इसी समय एक न्यूज़ आती है, कहाँ, ये तो एक कहानी चल रही थी, ठीक है, ये सब प्लॉट की कहानी से हमारा ये प्ले शुरू होता है। फिर एक कहानी आती है और न्यूज़ ये आती है कि ड्यूक फ्रेडरिक जो ड्यूक सीनियर का क्या था, छोटा भाई था, ठीक है। ड्यूक फ्रेडरिक जो ड्यूक सीनियर का छोटा भाई था, उसने अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर से थ्रोन यानी सिंहासन को हथिया लिया, यूजर्प कर लिया, है ना, हथिया लेना, किसी से धोखे से हथिया लेना। और ड्यूक सीनियर को डिस्प्लेसमेंट कर दिया गया, यानी उसको सिंहासन से उतार दिया गया है, ठीक है। यानी धोखे से एक छोटे भाई ने फ्रेडरिक ने अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर के सिंहासन पर कब्जा कर लिया है और उनको सिंहासन से उतार दिया है। जब सिंहासन से उतार दिया है तो फिर क्या हो गया, हमें ये मालूम पड़ ही गया यहाँ पे कि ड्यूक फ्रेडरिक अब पावर के अंदर आ गया। और पावर के अंदर आने से उसने क्या कर दिया, ड्यूक सीनियर को, अब क्या कर दिया है उसने, ड्यूक सीनियर को बैनिशमेंट कर दिया। बैनिशमेंट कर देना यानी देश निकाला दे देना। ड्यूक सीनियर को, ड्यूक फ्रेडरिक जो कि ड्यूक सीनियर का छोटा भाई था, उसने, ड्यूक फ्रेडरिक ने अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को बैनिशमेंट दे दिया फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में कि तुम निकल जाओ, मेरे देश से निकल जाओ, इस राज्य से निकल जाओ, यहाँ पे तो मैं ही शासन करूंगा। और ड्यूक सीनियर अपने महल से निकलता है, अपने राज्य को छोड़ता है और कहाँ चला जाता है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के अंदर, आर्डन के जंगलों में वो चला जाता है, ठीक है। अब ड्यूक सीनियर तो चला गया, लेकिन ड्यूक सीनियर की जो पुत्री थी रोजालिंड, वो उसके साथ में नहीं गई, वो महल में ही रह जाती, क्योंकि बेनिशमेंट, देश निकाला जो मिला था, रोजालिंड को नहीं मिला था, केवल उसके पिता को मिला था। और इसके नहीं जाने का एक कारण और भी था कि ड्यूक फ्रेडरिक की जो पुत्री थी जिसका नाम था सीलिया, वो रोजालिंड से बेहद प्यार करती थी। दोनों कजिन के बीच में बहुत अच्छी वाली, बहुत निजी फ्रेंडशिप थी, बहुत क्लोज थे ये दोनों एक दूसरे के बिना ये रह नहीं सकते थे। ईच एंड एवरीथिंग दे शेयर विद देमसेल्व्स, अपने एक दूसरे के दुख दर्द बांटना, हर चीज़ को एक दूसरे से शेयर करना और परछाई की तरह एक दूसरे के साथ में ये लोग रहते थे। और इन दोनों की बहुत बढ़िया फ्रेंडशिप आपस के अंदर चल रही थी, बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग इन दोनों के आपस के अंदर चल रही थी। ठीक उसी समय हमें मालूम पड़ता है कि ऑर्लैंडो जाता है ओलिवर के पास में और अपने बड़े भाई से कहता है कि तुम पिताजी के जाने के बाद तुमने मेरी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा, तुमने मेरे साथ अच्छी तरीके से बर्ताव नहीं किया, तुमने मुझे सही ट्रीटमेंट जो एक बड़े भाई होने के नाते देना चाहिए था, तुमने मुझे नहीं दिया। जब ये जाकर के वो ओलिवर से बोलता है, क्योंकि ऑर्लैंडो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, तो उसके गले तक बात आ गई, तो एक दिन ओलिवर के सामने उसने बोल दी। और ओलिवर के सामने जैसे ही उसने बोल दी, तो क्या हुआ, ओलिवर बड़ा नाराज़ हुआ। और ओलिवर बड़ा नाराज़ हुआ तो क्या हुआ, उन दोनों भाइयों के अंदर बहुत बढ़िया लड़ाई हुई। लेकिन ऑर्लैंडो ज़्यादा शक्तिशाली था, ऑर्लैंडो पावरफुल था, इसलिए उस ऑर्लैंडो जो कि छोटा भाई था, उसने अपने बड़े भाई को उस लड़ाई के अंदर हरा दिया। अपने बड़े भाई को जैसे ही उसने हराया तो बड़ा भाई आग बबूला हो गया। लेकिन बड़े भाई को ये मालूम था कि मैं शक्ति के दम पे, मैं पावर के दम पे अपने छोटे भाई से नहीं जीत सकता हूँ, क्योंकि उसे पता था कि मेरा छोटा भाई मेरे से स्ट्रेंथ में, मेरे से पावर में कहीं ज़्यादा होशियार है। इसीलिए उसने प्लॉट किया, एक षड्यंत्र रचा, किसके खिलाफ, ऑर्लैंडो के खिलाफ षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र क्या रचा कि एक रेसलिंग मैच होने वाला था, ठीक है, एक रेसलिंग मैच होने वाला था। कहाँ पे होने वाला था ये रेसलिंग मैच, होने वाला था उस महल में, ड्यूक फ्रेडरिक के महल में, जहाँ पर अभी अभी ड्यूक फ्रेडरिक ने अपने बड़े भाई को देश निकाला दे दिया और देश, उसका बड़ा भाई ड्यूक सीनियर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चला गया। तो लोगों के मनोरंजन के लिए, लोगों का ध्यान इस बात से हटाने के लिए कि छोटे भाई ने बड़े भाई को देश निकाला दे दिया, जंगल भेज दिया, उसने एक रेसलिंग मैच का आयोजन किया। और एक कोर्ट का रेसलर हुआ करता था जिसका क्या नाम था, चार्ल्स, ठीक है, कोर्ट का एक रेसलर हुआ करता था चार्ल्स, और बहुत शक्तिशाली था, जिसने कोई भी रेसलिंग आज तक हारी नहीं थी। तो ओलिवर ने क्या करा, इस चार्ल्स के साथ मिलकर के प्लान बनाया, ठीक है। ओलिवर ने इस चार्ल्स नाम के शख्स के साथ, इस चार्ल्स नाम के पहलवान के साथ मिलकर के प्लान बनाया। और इसने क्या कहा कि मेरे भाई को मैं तेरे साथ जो तेरी रेसलिंग करने के लिए कहूँगा, और जब वो तेरे पास रेसलिंग करने के लिए आएगा तो तुम क्या करना, उसको जान से मार देना, ठीक है। अब ये बात हो गई
कि ऑर्लैंडो अब क्या करेगा, लड़ाई करने वाला है। ठीक है, ऑर्लैंडो से उसने ओलिवर ने बड़े प्यार से बात करी। ओलिवर को पता था क्योंकि मैं शक्ति से जीत नहीं सकता हूँ, इसलिए उस ओलिवर को बड़े छोटे भाई की तरह वो ट्रीट करने लगा। लेकिन मन में उसके पाप था, है ना। तो उसने क्या करा, उसने ऑर्लैंडो को भी उकसा दिया कि तेरे को जाके लड़ाई करनी चाहिए, तेरे को जाके चाल से लड़ना चाहिए। और ऑर्लैंडो भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। जब ऑर्लैंडो उस रेसलिंग मैच में पहुंचा, ठीक है, जब ऑर्लैंडो उस रेसलिंग मैच में पहुंचा, तो रोजालिंड और सीलिया ये दोनों ऊपर से देख रही थी। और जब उसने ऑर्लैंडो को देखा, ठीक है, जब उन्होंने ऑर्लैंडो को देखा तो ऑर्लैंडो कैसा दिखाई दिया, ऑर्लैंडो उनको बड़ा सुकुमार सा, बड़ा नौजवान, है ना, बड़ा टेंडर सा व्यक्ति दिखाई दिया। लिवियो ने इन्फॉर्म किया कि जल्दी ही रेसलिंग मैच होने वाला है। रेसलिंग मैच में चार्ल्स जो रेसलर है कोर्ट का, वो किससे लड़ेगा, ऑर्लैंडो से लड़ेगा। टच स्टोन इस बीच में क्या कर रहा था, अपने मजाक से माहौल को कैसा बना रहा था, खुशनुमा बना रहा था। ठीक उसी समय ड्यूक फ्रेडरिक की नजर पड़ती है किस पे, ऑर्लैंडो पे। और जब ड्यूक फ्रेडरिक वो राजा भी देखता है, यार इतना सुकुमार ये राजकुमार है, इतना सुकुमार, इतना नौजवान, इतना टेंडर सा दिखने वाला ये लड़का है, तो ड्यूक फ्रेडरिक का मन भी द्रवित हो जाता है। ड्यूक फ्रेडरिक भी सोचता है कि इस युद्ध में चार्ल्स से ये जीत तो नहीं पाएगा, और बेचारे की पिटाई होगी तो बेचारा बुरी तरीके से घायल हो जाएगा। तो ड्यूक फ्रेडरिक का मन भी पसीज गया, और वो भी चाहता था, और उसने कहा ऑर्लैंडो से कि वो डिनाई कर दे, वो अपने कदमों को पीछे खींच ले, वो इस चार्ल्स के साथ लड़ाई ना करे। लेकिन ऑर्लैंडो पीछे होने वाला नहीं था। ऑर्लैंडो ने अपने चैलेंज को बरकरार रखा। उसने कहा कि मैं लड़ूंगा, मैं इस चार्ल्स के साथ जरूर लड़ूंगा, और मैं ये फाइट जरूर करूंगा। और वैसा ही हुआ, रेसलिंग मैच हुआ। ठीक है, वो युद्ध हुआ, वो रेसलिंग मैच हुआ, और दोनों योद्धा आपस में लड़े। एक तरफ कौन था, एक तरफ कोर्ट का रेसलर चार्ल्स था, तो दूसरी तरफ सुकुमार नौजवान ऑर्लैंडो था। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और एक अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट आया। किसी को जिस उम्मीद नहीं थी जिस रिजल्ट की, एक ऐसा रिजल्ट आया। और वो क्या रिजल्ट था, ऑर्लैंडो उस मैच में जीत गया। ऑर्लैंडो उस मैच में जीत गया। और जैसे ही ऑर्लैंडो उस मैच में जीत गया, ड्यूक फ्रेडरिक भी बड़ा खुश हुआ। और जैसे ही ड्यूक फ्रेडरिक खुश हुआ, उसने ऑर्लैंडो से पूछा, तुम हो कौन, है ना, तुम हो कौन, नौजवान तुम हो कौन। तो ऑर्लैंडो ने अपना परिचय दिया, और ऑर्लैंडो ने क्या कहा, मैं रोलैंड डिवॉयस का छोटा पुत्र हूँ। क्या कहा उसने, मैं रोलैंड डिवॉयस का छोटा पुत्र हूँ। और जैसे ही ये लाइन बोली ऑर्लैंडो ने, जैसे ही अपना इंट्रोडक्शन दिया, ड्यूक फ्रेडरिक नाराज हो गया। क्यों नाराज हो गया, क्योंकि रोलैंड डिवॉयस जो था, वो ड्यूक सीनियर, जो कि ड्यूक फ्रेडरिक का बड़ा भाई था, जिसको ड्यूक फ्रेडरिक ने देश निकाला दे दिया था, उसका बड़ा वफादार था। तो जैसे ही उसको मालूम पड़ा ड्यूक फ्रेडरिक को कि ये तो मेरे बड़े भाई जो कि मेरे दुश्मन हैं, उनके वफादार दरबारी का पुत्र है, तो बड़ा नाराज हो गया। और ड्यू ऑर्लैंडो को जीत के ऊपर जो उपहार मिलना चाहिए था, गिफ्ट मिलना चाहिए था, वो दिए बिना ही ड्यूक फ्रेडरिक वहां से निकल गया। रोजालिंड और सीलिया ये सब बैठ करके देख रही थी, और उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। और रोजालिंड ने जैसे ही ऑर्लैंडो को देखा, नीचे खड़ा हुआ वो मैदान के अंदर, और ऑर्लैंडो ने जैसे ही रोजालिंड को देखा, तो उनके बीच में क्या हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। ठीक है, तो इस प्ले की भी स्पेशलिटी है लव एट फर्स्ट साइट। तो उनको क्या हो गया, लव एट फर्स्ट साइट हो गया, पहली ही नज़र का प्यार हो गया। और रोजालिंड अपने आप को रोक नहीं पाई कि इस सुकुमार नौजवान ने इस युद्ध को जीता है, इस सुकुमार नौजवान ने इतने खतरनाक पहलवान को हराया है। तो उसने सोचा कि बिना गिफ्ट दिए बिना तुम्हें इसको जाने नहीं दे सकती। तो रोजालिंड ने अपने गले से नेकलेस निकाला, और वो किसको दे दिया, ऑर्लैंडो की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ से ऑर्लैंडो और रोजालिंड के बीच में एक रिलेशंस डेवलप हुआ। बोला दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं, शब्द दोनों ने एक दूसरे से नहीं किए, लेकिन आंखों से आंखों का प्यार, यानी लव एट फर्स्ट साइट जो थी, वो यहाँ से आपकी शुरू हो गई। ठीक है, ये एक्ट फर्स्ट था। फिर हमारा एक्ट सेकंड शुरू होता है। एक्ट सेकंड शुरू होता है, ऑर्लैंडो युद्ध जीत करके, ऑर्लैंडो वो रेसलिंग मैच जीत करके अपने घर वापस आता है। ऑर्लैंडो जैसे ही वो रेसलिंग मैच जीत करके अपने घर को वापस आता है, तो उसको अपने नौकर एडम से मालूम पड़ रहा है। क्या मालूम पड़ता है, उसको ये मालूम पड़ता है ऑर्लैंडो को, एडम बताता है, जो बूढ़ा नौकर है घर का, वो बूढ़ा नौकर ये कहता है कि तुम्हारा बड़ा भाई ओलिवर बड़ा शातिर है। वो ये कहता है कि तुम्हारा बड़ा भाई प्लानिंग कर रहा है तुम्हें
मारने की। तुम्हारे बड़े भाई ने पूरी तरीके से योजना बना ली है। और उसने क्या योजना बना ली है कि तुम जब रात को सोओगे तो उस घर को वो क्या कर देगा, आग के हवाले कर देगा और तुम मारे जाओगे। तो इस तरीके से तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे पीछा छुड़ा लेगा। और द ओलिवर विल गेट रीड ऑफ यू, तुमसे पीछा छुड़ा लेगा। तो ऑर्लैंडो को जब ये मालूम पड़ी तो वो भी बड़ा घबरा गया कि भैया ये तो मेरा बड़ा भाई मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहा है, मेरा बड़ा भाई तो मुझे मारना चाहता है। ऊपर से बड़ा वो क्या दिखा रहा है, प्यार दिखा रहा है, लेकिन अंदर तो उसके पाप भरा हुआ है। तो ऑर्लैंडो डिसाइड कर लेता है कि वो यहाँ नहीं रहेगा, वो ओलिवर के घर में नहीं रहेगा, वो अपने बड़े भाई के घर में नहीं रहेगा। तो ऑर्लैंडो क्या करता है, निकलता है और कहाँ की ओर चला जाता है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चला जाता है और किसके साथ चला जाता है, इस एडम नाम के शख्स, यानी एडम नाम का जो बूढ़ा नौकर है उसका, उन दोनों के साथ में ऑर्लैंडो एडम नाम के बूढ़े नौकर के साथ में कहाँ चला जाता है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। ठीक है, आर्डन ARDEN है ना, ये नहीं है। तो वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के लिए रवाना हो गया। अब जब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के लिए ये तो रवाना हो गया, अब इतने में ड्यूक फ्रेडरिक को ये मालूम पड़ता है। क्या मालूम पड़ता है, ड्यूक फ्रेडरिक को ये मालूम पड़ता है कि यार उस ऑर्लैंडो नाम के शख्स को मैंने इनाम में इसलिए कुछ नहीं दिया क्योंकि वो मेरे जो दुश्मन है, मेरा बड़ा भाई, उसके वफादार दरबारी का पुत्र था। और जब ये बात उसके कानों तक पहुंची कि रोजालिंड ने तो यार ऑर्लैंडो को क्या दिया है, रोजालिंड ने तो ऑर्लैंडो को नेकलेस दे दिया, क्योंकि न्यूज़ तो पहुंच गई। अब रोजालिंड ने ऑर्लैंडो को नेकलेस दे दिया तो ये बात कुछ हजम नहीं हुई उस चाचा के। ठीक है, चाचा ही थे ड्यूक फ्रेडरिक। चाचा ने सोचा है ये जो रोजालिंड है ये अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रही है और ये अपने पिता के जो वफादार थे ना, उनकी एक सेना खड़ी कर देगी और मेरे लिए शायद ये मुसीबत क्रिएट कर सकती है। तो रोजालिंड के प्रति बड़ा गुस्सा भर गया उसके मन में, क्योंकि रोजालिंड ने बिना अपने चाचा की आज्ञा के, जो उस समय वहाँ के राजा हुआ करते थे ड्यूक फ्रेडरिक, उनकी आज्ञा के बिना उस ऑर्लैंडो को क्या कर दिया, गिफ्ट दिया, उस ऑर्लैंडो को पारितोषिक दिया, उस ऑर्लैंडो को सम्मान दिया। तो इस बात से काफ़ी खफा हो गए ड्यूक फ्रेडरिक कि मेरी अनिच्छा के बावजूद रोजालिंड ने क्या कर दिया, अपने उस ऑर्लैंडो को अपना नेकलेस निकाल करके दे दिया। तो वो बड़े गुस्से में थे और बड़े डरे हुए भी थे, और उन्होंने फिर एक और आदेश निकाला और उन्होंने रोजालिंड को भी क्या दे दिया, आदेश दे दिया बैनिशमेंट का। ये जैसे तेरे पिताजी को मेरे देश से निकाल दिया ना, ठीक उसी तरह तुम भी मेरे इस राज्य से निकल जाओ। अब जब रोजालिंड के ऊपर ये आदेश आ गया तो रोजालिंड के लिए मजबूरी थी कि अब उसको ये महल छोड़ करके जाना ही था, अब उसको इस देश को छोड़ करके जाना ही था। तो ये बात सीलिया को जब मालूम पड़ी, सीलिया किसकी बेटी थी, इस ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी थी। लेकिन सीलिया का क्या था, इस ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी, लेकिन सीलिया का प्यार किसके साथ था, रोजालिंड के साथ था। वो अपनी बहन के बिना रह नहीं सकती थी, दोनों सचेरी बहनों में बड़ा प्रेम था। तो रोजालिंड के साथ सीलिया ने भी डिसाइड किया कि रोजालिंड तुम जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, हम दोनों बहनें ही चलेगी जहां भी जाएंगी। लेकिन अब दोनों लड़कियां, ठीक है, दोनों फीमेल पर्सनैलिटी हैं हम, और दोनों अगर इस राज्य से बाहर जाएंगी तो दोनों, बिकॉज ऑफ द फीमेल पर्सनैलिटी, वी मे हैव सम डिफिकल्टीज इन द वे, रास्ते में हमारे साथ कोई परेशानियां क्रिएट हो सकती है। ठीक है, कोई भी हमें परेशान कर सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई मेल पर्सनैलिटी नहीं है, कोई मैस्कुलिन पावर हमारे पास नहीं है। इसीलिए रोजालिंड फैसला करती है कि वो एक मेल पर्सनैलिटी के रूप में जंगल में जाएगी, और वो अपना वेश धारण करती है, कैसे, गैनीमेड के रूप में, है ना। अब रोजालिंड ने अपना नाम चेंज कर लिया है और एक पुरुष का वेश धारण कर लिया है, और वो क्या बन गई है, गैनीमेड। और सीलिया किसके क्या बन गई है, एलियाना। सीलिया ने भी अपना नाम चेंज कर लिया और सीलिया एलियाना बन गई है। तो एक पुरुष और एक स्त्री के वेश में ये दोनों कहाँ पे रवाना होते हैं, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के लिए। ठीक है, आर्डन के जंगलों में रवाना होते हैं। लेकिन ये दोनों जाते हैं उससे पहले ये कोर्ट के जेस्टर टच स्टोन को भी कन्विंस कर लेते हैं कि वो भी उनके साथ में आ जाए। तो देखो, वहां से तो कौन रवाना हुए, प्लॉट 2 से रवाना हुए ऑर्लैंडो और एडम, ये दो शख्स हैं जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के लिए रवाना हो गए। और यहाँ से कौन रवाना हो रहा है, कोर्ट की लाइफ से, गैनीमेड जो कि रोजालिंड है पुरुष के वेश में, दूसरी सीलिया जिसने एलियाना नाम रख लिया है अपना, और तीसरा कोर्ट का जेस्टर टच स्टोन। ये तीनों जने अब क्या हुआ, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के लिए रवाना हो गए। ठीक है, अब जब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुंचते हैं, कौन पहुंचते हैं, सीलिया और रोजालिंड और टच स्टोन जब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुंचते हैं तो उनका सबसे पहले मुलाकात किससे होती है, कोरिन नाम के शख्स से होती है। तो कोरिन कौन है, एक बूढ़ा शेपर्ड है। ठीक है, इस कोरिन नाम के शख्स से मुलाकात होती है, और कोरिन नाम के शख्स से मुलाकात होती है तो ये क्या मांगते हैं कि भैया इस फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, इस जंगल में तो हम आ गए,
तो हमें कुछ मदद चाहिए, हमें रहने के लिए स्थान तो चाहिए। तो ये कोरिन से रहने के लिए स्थान मांगते हैं कि कोई रहने के लिए स्थान होता है, लेकिन कोरिन क्या है, साफ साफ मना कर देता है कि नहीं भाई मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? तो बातें बातें में बताता है, माई मास्टर वांटेड टू सेल हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, मास्टर क्या करना चाहते हैं, मेरे मास्टर जो हैं वो लैंड को सेल करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं। तो रोजालिंड कहती है भैया ऐसी बात है तो मैं तेरे मालिक की प्रॉपर्टी को खरीद लूंगी। अब क्या था, जैसे ही इसने कहा कि तेरे मालिक की प्रॉपर्टी को खरीद लूंगी, तो ये कोरिन एग्री हो जाता है कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, और इस तरीके से ये इनको अपनी हट में ले आता है जहाँ पे इनको शेल्टर मिल जाती है, रोजालिंड को और सीलिया को शेल्टर मिल जाती है। और ये जंगल में कहाँ पे, इसकी कोरिन की जो हट है वहाँ पे आके रहने लग जाते हैं। ठीक है, अब जंगल में दूसरा सीन हमें मालूम पड़ता है फॉरेस्ट में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। फॉरेस्ट में ड्यूक सीनियर पहले से पहुंच चुका है। ड्यूक सीनियर अपने कुछ आदमियों के साथ, उसके विश्वस्त जो लोग थे, जो दरबारी थे, उनके साथ में वो कहाँ पे पहुंच चुका है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुंच चुका है, और अपना दरबार वहीं लगा रहा है, वो जंगल के अंदर ही। उसके आदमी अलग अलग गतिविधियों में लिप्त हैं, वो शिकार कर रहे हैं और अलग अलग गेम पे खेल रहे हैं, ताकि वो जंगल के अंदर अपना टाइम पास कर सकें। ड्यूक सीनियर के दरबार में एक जैक्स नाम का शख्स है, जो बड़ा मेलंकलिक कैरेक्टर है, मेलंकलिक यानी बड़ा ही दुखी कैरेक्टर है, बड़ा ही गमगीन कैरेक्टर है। इसको हम फिलोसफर भी कहते हैं ना, फिलोसफिक बातें करता है, और अकेला ही बैठ करके क्या करता है, कंटेम्पलेट विचार मग्न रहता है, अकेला है। ड्यूक ढूंढता है जैक्स कहाँ गया, इधर उधर कहीं भी घूमता रहता है, अकेला बैठा रहता है। ड्यूक से डिसीजन करता है कि आज मैं मेरे दरबार के सभी लोगों को क्या दूंगा, भर पेट बढ़िया खाना दूंगा। और उसी समय जैक्स की मुलाकात होती है टच स्टोन के साथ। ठीक है, जो टच स्टोन किसके साथ आया है, रोजालिंड और सीलिया के साथ में जो टच स्टोन आया है, उसकी मुलाकात जैक्स से भी हो जाती है। अब बात आती है आगे की। ठीक है, अब बात आती है आगे की। तो रोजालिंड पहुंच गए, सीलिया पहुंच गई। रोजालिंड और सीलिया कोरिन की जो हट है उसके अंदर रह रहे हैं। ठीक उसी समय बाद में कौन पहुंचता है, और रोजालिंड और सीलिया पहुंच गए। ठीक है, अब उसके बाद ऑलैंडो और एडम भी पहुंच जाते हैं जंगल में। और जब से ही जंगल में पहुंच जाते हैं तो वो बड़े थक चुके हैं, और क्योंकि एडम एक बूढ़ा व्यक्ति था, तो क्या करता है, ऑलैंडो उसे अपनी पीठ के ऊपर लेकर के जंगल में चल रहा होता है। अब बड़े भूखे हैं बेचारे, तो दे आर सर्चिंग फॉर द फूड इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। दोनों ढूंढ रहे हैं जंगल के अंदर क्या खाना कहीं से उनको नसीब हो जाए। तो ऑर्लैंडो क्या करता है, एडम को कहता है कि तुम यहाँ पे रुको, उसको रेस्ट के लिए लिटाता है और कहता है मैं फूड की व्यवस्था करके आता हूँ, ढूंढ के आता हूँ कहाँ पे किस तरीके से मुझे खाना मिल सकता है। ऑर्लैंडो घूमता घूमता कहाँ पहुँच जाता है, ड्यूक सीनियर के दरबार में पहुँच जाता है, और वहाँ पे जाके खाना देखता है। ठीक है, यानी ड्यूक सीनियर के दरबार में वो पहुंच जाता है जंगल के अंदर। ये सारे जंगल में हो रहा है ना, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। ऑल द मेन इंसिडेंट्स ऑफ द प्ले आर हैपनिंग इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ये सब घटित हो रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर एक्ट थर्ड शुरू होता है। ड्यूक फ्रेडरिक को मालूम पड़ता है, किसके बारे में मालूम पड़ता है, कि सीलिया और रोजालिंड वो भी कहाँ से निकल गए हैं, महल से निकल गए हैं। तो उसने उसको तो ये मालूम पड़ता है कि मैंने तो रोजालिंड को कहा था देश निकाला देने के लिए, लेकिन मालूम ये पड़ता है कि सीलिया जो उसकी खुद की बेटी थी, वो भी महल छोड़ करके जा चुकी है। तो वो इसके लिए जिम्मेदार किसको समझता है, वो रोजालिंड को समझता है। और रोजालिंड क्यों गई, क्योंकि उसे पता है कि ऑर्लैंडो के कारण वो भी चली गई। तो फ्रेडरिक कमांड करता है, फ्रेडरिक आदेश देता है, किसको, ओलिवर को आदेश देता है कि भैया तेरे भाई को कहीं से भी ढूंढ करके लाओ, तेरे भाई को कहीं से भी ढूंढ करके ला। क्योंकि रोजालिंड को बेनिशमेंट, रोजालिंड को मैंने देश निकाला इसलिए दिया था क्योंकि तेरे भाई को उसने क्या कर दिया था, रिवॉर्ड दे दिया था। तेरे भाई को उसने उस रेसलिंग मैच में अपने गले का हार दे दिया था। तो तेरे भाई को कहीं से भी हो मेरे पास तुरंत ढूंढ करके लेकर के आना। ऑर्लैंडो हमें मालूम पड़ चुका है ड्यूक सीनियर के लोगों से साथ में रहने लग गया है, उसी के दरबार में शामिल हो गया है। और ऑर्लैंडो जो रोजालिंड से प्यार करने लगा था पहली नज़र का, वो अब एक पोइट बन गया है, शायर बन गया है वो प्यार में, और कविताएं लिखने लग गया है, और पोयम लिख रहा है। वो रोजालिंड के प्यार में पोयम लिख रहा है, पोयम को क्या कर रहा है, वो लिख लिख करके अलग अलग पेड़ पे जंगलों के वो टाँके जा रहा है, इस उम्मीद में कि शायद रोजालिंड कभी उनको पढ़ लेगी। लेकिन उसकी लैंग्वेज बड़ी हार्श है, उसकी लैंग्वेज बड़ी कठोर है, उसके अंदर कोई इमोशंस कोई फीलिंग्स नहीं आ रही है। इसीलिए टच स्टोन उसकी कविताओं का मजाक उड़ाता है। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा होता है, जंगल में घूमते घूमते रोजालिंड को पेड़ पर लगी हुई वो एक पोयम मिलती है, जो ऑर्लैंडो ने उसके लिए लिखी है। ठीक है, सीलिया उसको बताती है कि ऑर्लैंडो जंगल में आ चुका है, और ये पोयम वही पेड़ पर लिख के टाँके जा रहा है। तो सीलिया सॉरी रोजालिंड जब उस पोयम को पढ़ती है, तो रोजालिंड देखती है कि ये पोयम जो है सही प्यार इसमें झलक नहीं रहा है, या इसकी लैंग्वेज बड़ी कठोर है, जो इमोशंस, जो फीलिंग्स, जो प्यार, जो प्रपोज करने का तरीका होना चाहिए था, शायद इस पोयम में नहीं है। और प्यार के मामले में ये ऑर्लैंडो बड़ा
अनाड़ी है। तो रोजालिंड क्या करती है, गैनीमेड के विष में ऑर्लैंडो से मिलती है। तो रोजालिंड देखो गैनीमेड के विष में जंगल में ऑर्लैंडो से मिल रही है, डिस्गाइज नहीं है, क्योंकि ऑर्लैंडो के लिए अभी वो एक पुरुष ही है गैनीमेड, ठीक है। और रोजालिंड कहते हैं कि तू प्यार में इतना तड़प रहा है, तू जगह जगह पोयम टाँक रहा है, तेरी कविताओं को मैंने पढ़ा है, बड़ा दर्द प्यार में तेरा झलक रहा है, तो मैं इसका क्योर करूंगी, मैं इसका इलाज करूंगी, तेरे प्यार के इस दर्द को मैं हल्का करने में तेरी मदद करूंगी। तो उसको एक प्रपोजल देती है कि मैं तेरे प्यार में इस दर्द को हम मदद करूंगी, ठीक है। फिर क्या होता है, जंगल के अंदर वो पहुंच गया। अब देखो जंगल के अंदर कितनी महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। अब सेंट्रल कैरेक्टर हमारा कौन है, ये रोजालिंड बन गई है। दोनों कड़ियों को यानी दोनों स्टोरियों को जोड़ने वाली कौन है, आपकी ये रोजालिंड ही है, जिसके माध्यम से दोनों कहानियां जुड़ेगी। रोजालिंड के साथ फॉरेस्ट में क्या क्या होता है, एक तरफ टच स्टोन और ऑड्री। टच स्टोन जो कोर्ट का मस्करा था, जो रोजालिंड और सीलिया के साथ जंगल में आया था, उसको ऑड्री नामक एक गोट हर्ड, ठीक है, एक गडरिन कह सकते हो, उसके साथ उसको प्यार हो जाता है। और दोनों क्या कर रहे हैं, मैरिज की, शादी की तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है। जब वो शादी की तैयारियां कर रहे हैं तो वो जंगल में ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन जंगल में शादी होगी कैसे, क्योंकि क्राइस्ट है, सॉरी क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस के लिए शादी करने के लिए एक पादरी का होना जरूरी है। इसीलिए वो पास के गांव से सर ओलिवर मार्टेक्स नाम के एक विकार को बुलाते हैं, ठीक है, कि वो हम हमारी शादी करवाते हैं। सर ओलिवर मार्टेक्स आते हैं और वो ओलिवर मार्टेक्स आकर ये कहते हैं कि शादी तो तुम्हारी मैं करवा दूंगा, लेकिन क्या होता है, इस जंगल में शादी करवा रहा हूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति भी होता ना लड़की की तरफ से, जो लड़की का हाथ दूल्हे के हाथ में सौंपे। तो इसके लिए जैक्स का नाम आगे किया जाता है। सचिन कहता है "ये जैक्स है ना", तो जैक्स एक बार कहता है, जैक्स क्या कहता है कि यार तू जंगल में शादी कर रहा है। टच स्टोन को कहता है कि तू शादी में थोड़ी लेट करते हो, तू जंगल के अंदर शादी कर रहा है, डिले करते थोड़ी सी शादी को, और चर्च में शादी करना। लेकिन टच स्टोन क्या कहता है, अरे मैं जंगल में जानबूझ के शादी कर रहा हूँ, जंगल में इसलिए शादी कर रहा हूँ क्योंकि मैं जंगल में शादी करूंगा तो क्या है, ये एक इल मैरिज है, क्राइस्ट के सामने तो मैंने करी नहीं, चर्च में तो मैंने करी नहीं, तो अगर ये इल मैरिज है तो मैं इसको, मेरी बीवी को कभी भी छोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो जैक्स के मना करने के बावजूद भी वो इस पादरी से क्या कहता है कि मेरी शादी करवा दो, और उसके मन में क्या चल रहा है कि वो अपनी बीवी को कभी भी छोड़ देगा। एक बूढ़ा शेपर्ड है जो इनकी कहानियां बताता है कि किस तरीके से सिल्वियस नाम का एक शेपर्ड है और फीबी नाम की एक शेपर्डेस है। सिल्वियस क्या कर रहा है, वो यानी अपने प्यार का इजहार करना किससे कर रहा है, फीबी नाम की एक महिला है, फीबी नाम की एक शेपर्ड है, उससे प्यार का इजहार कर रहा है। सिल्वियस बहुत क्या करता है फीबी से, लेकिन फीबी जो है इज नॉट रिस्पॉन्डिंग इन ए पॉजिटिव वे टू द सिल्वियस, सिल्वियस को वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। क्यों, क्योंकि फीबी क्या है, फीबी एक औरत ही तो है, और गैनीमेड के रूप में कौन पहुंचा हुआ है जंगल में, रोजालिंड पहुंची हुई है। तो फीबी को प्यार किससे हो गया, फीबी को प्यार तो इस रोजालिंड से हो गया, और रोजालिंड अपने आप में एक लड़की है, तो लड़की को लड़की से प्यार हो गया, है ना। ये बड़ा ट्रायंगल है यहाँ पे, बहुत अजीबोगरीब सी सिचुएशन हो जाती है। तो सिलिवियस तो इसको इसको क्या करना चाहता है, सिलिवियस इससे शादी करना चाहता है, इसको प्यार कर रहा है, लेकिन फीबी इसको कभी भी जवाब नहीं देती और हर बार इसको रिजेक्ट कर देती है, बिकॉज इंटरनली या मन ही मन में वो किससे प्यार करने लगी है, रोजालिंड से, जो गैनीमेड के वेश में उस जंगल में उपस्थित है। और रोजालिंड और सीलिया की मुलाकात जंगल में ही किससे होती है, ऑर्लैंडो से होती है, और इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप और डेवलप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आके लव ट्रायंगल एक क्रिएट होता है उस जंगल के अंदर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वाला एपिसोड जो लव ट्रायंगल क्रिएट होता है कि किस तरीके से, देखो सीरियस फीबी से प्यार कर रहा है, फीबी को प्रपोज कर रहा है, फीबी के लिए कविताएं भी लिख रहा है, फीबी जो है उस पे लांछन लगाती है, फीबी जो है उसको कटाक्ष करती है, फीबी जो है उसको कोई भाव नहीं दे रही है। क्यों, क्योंकि मन ही मन में फीबी को किससे प्यार हो गया, रोजालिंड से प्यार हो गया है। और रोजालिंड अपने आप में क्या है, रोजालिंड अपने आप में एक लड़की है जो पुरुष का वेश धारण कर रखा है गैनीमेड का। तो अभी तक ये बात फीबी को पता नहीं है, तो वो उससे प्यार करती है ना। बड़ा एक लव ट्रायंगल सा बड़ा कॉमिक सा सीन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि टच स्टोन कह रहा है कि भैया इल मैरिज है, मैं मेरी पत्नी को कभी भी छोड़ सकता हूँ, जैक्स बार बार मना कर रहा है, सिलिवियस फीबी से प्यार कर रहा है, फीबी उसको रिजेक्ट कर रही है ना। तो एक कॉमिक सा बड़ा एलिमेंट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन जहाँ पर आपको लव ट्रायंगल देखने के लिए मिलेगा। फिर हम देखते हैं आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं लव ट्रायंगल, आपने बता दिया इसके बारे में। अब क्या होता है कि जब ये वादा कर देती है कौन, जब हमारी रोजालिंड वादा कर देती है किससे, ऑर्लैंडो से ये वादा कर देती है कि मैं तेरे को क्या था, तेरे प्यार में रिलीफ पैदा करूंगी, तू प्यार में इतना तड़प रहा है, जगह जगह पोयम लिख रहा है, प्यार पेड़ों के ऊपर टांग रहा है, तो इससे तेरा दर्द झलकता है। तो कितना प्यार करता है, प्यार में कितना तड़प रहा है, तो इससे तेरा दर्द झलकता है। तो रोजालिंड क्या करती है, उसको एक प्रपोजल देती है ऑर्लैंडो को, और वो प्रपोजल क्या था, ऑर्लैंडो को वो प्रपोजल ये देती है कि भैया एक काम करना,
ठीक है, तेरे को क्या भी प्यार का इजहार ढंग से करना आता नहीं है, तेरे को प्यार में रिलीफ देने के लिए मैं ऐसा करती हूँ, वो एक स्थान फिक्स करती है कि ये एक फिक्स स्थान है, तेरे को हमेशा यहाँ पे आना है, और तेरे को ऐसा समझना है कि मैं ही रोजालिंड हूँ। ठीक है, कौन कह रहा है? ये रोजालिंड जो गैनीमेड के वेश में जंगल में उपस्थित है। ऑर्लैंडो को नहीं पता है वो गैनीमेड है, क्योंकि वो पुरुष के वेश में है। तो वो कहती है कि देख, तू हमेशा आना और मेरे को ऐसे समझना कि मैं तेरा रोजालिंड हूँ, और हमेशा आकर के मेरे को क्या करना, तू प्रपोज करना। ठीक है। अब वो इसलिए चाहती थी, वो ये देखना चाहती थी कि क्या ये आदमी जो मेरे से प्यार करता है या रोजालिंड से प्यार करता है, क्या ये रोज अपने कमिटमेंट को निभा सकता है। अगर ये अपने कमिटमेंट को निभा पाएगा, रोज आकर के मेरे को प्रपोज करेगा, इसका मतलब ये सच्चा प्यार करता है, अदरवाइज इसके प्यार में कोई खोट है। तो ये बात तय हो जाती है, और ऑर्लैंडो भी इस बात के लिए मान देता है कि मैं तुम्हें रोजालिंड की तरह ट्रीट करूंगा, और अपने प्यार का जो मेरा दर्द है, कहीं ना कहीं शायद इस तरीके से इजहार करने से वो कम हो जाएगा, है ना। तो वो क्या करता है, एक डिसाइड हो गई जगह। अब रोजालिंड एंड सीलिया वेट कर रहे हैं मीटिंग स्पॉट पे ऑर्लैंडो के आने का, कि ऑर्लैंडो आएगा और प्रपोज करेगा। क्यों? रोजालिंड के लिए क्या थी, एक कसौटी थी। रोजालिंड ने एक कसौटी रख रही थी ऑर्लैंडो के लिए, कि इस तरीके से मालूम पड़ेगा कि वो आदमी प्यार में कितना सीरियस है, वो कितना सच्चा प्यार करता है और कितना कमिटेड व्यक्ति है। क्योंकि अगर वो रोज टाइम पे आएगा, रोज इजहार करेगा, इसका मतलब वो कमिटेड व्यक्ति है, सच्चा प्यार करता है, ट्रू लव करता है। तो वो बिल्कुल टाइम पे आएगा और मेरे को वो करेगा। तो ये कसौटी थी, एक चैलेंज था जो उसने रख रखा था अपने ही मन में। ठीक है, क्योंकि ऑर्लैंडो को तो नहीं पता था वो रोजालिंड है। रोजालिंड को खुद को पता था, क्योंकि वो गैनीमेड के वेश में थी। तो ये कसौटी उसने रखी कि अगर वो इसको निभा पाएगा तो मैं भी क्या करूंगी, उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर दूंगी। लेकिन पहले ही दिन क्या होता है, ऑर्लैंडो 1 घंटे लेट पहुंचता है। अब जैसे ही वो 1 घंटे लेट पहुंचता है, आग बबूला हुई हुई है। कौन? रोजालिंड, क्योंकि 1 घंटे से इंतजार कर रही है, और वो उम्मीद कर रही थी कि ऑर्लैंडो सच्चा प्यार करेगा। लेकिन जैसे ही 1 घंटे लेट पहुंचता है, वो उसको बुरी तरीके से चाइट चाइट से नहीं डांट दिया। और क्यों डांट दिया? कि तू इतना सीरियस ही नहीं है, तू इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। तू जिस लड़की से प्यार करता है, उसके समय की तेरे लिए कोई कीमत नहीं है। तेरे को समय पे आना चाहिए था उस लड़की से। अगर तू सच्चा प्यार करता तो अपने कमिटमेंट को पूरी तरीके से निभाता। और ऑर्लैंडो फिर क्या करता है, प्रिटेंड्स गैनीमेड। ऑर्लैंडो भी शुरू कर देता है उसी तरीके से प्यार करना। उस गैनीमेड को वो अपनी रोजालिंड मानता है, और उसी तरीके से क्या करता है, अपने प्यार का इजहार करना उसके सामने शुरू करता है। रोजालिंड बताती है कि आज तो तू लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। वो उसको बताती है किस तरीके से वो यानी प्रपोज कैसे किया जाता है, प्यार में प्रपोजल कैसे दिया जाता है, किस तरीके से प्रपोज किया जाता है, वो उसको बताती है। ठीक है। रोजालिंड इंस्ट्रक्ट्स ऑर्लैंडो, उसको सिखाती है ये भैया किस तरीके से क्या करा जाता है, प्यार में किसी को इजहार किया जाता है। सीलिया रोजालिंड को डांटती है, क्या कहते हैं, क्यों इस सीधे आदमी का बेचारी का मजा ले रही है, क्यों इस तरीके से इसको ट्रीट कर रही है, बेचारा भोला आदमी है, क्यों इस तरीके से इसको डांटती है, फटकारती है ना, इस तरीके से इसको परेशान क्यों कर रही है, अपनी आइडेंटिटी इसको क्यों नहीं बताती है। जबकि रोजालिंड क्या कहती है, जब पहले दिन वो लेट आता है, कौन? हमारा ऑर्लैंडो लेट आता है ना पहले दिन, तो रोजालिंड के मन में अलग अलग प्रकार के क्या जग जाते हैं, अलग अलग प्रकार के डाउट्स जग जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये बड़ा दगाबाज है, ये ट्रेटर है, ये धोखेबाज है ना, ये प्यार में धोखा ही देगा, इसका प्यार कभी सीरियस नहीं हो सकता, ये सच्चे मन से या सच्चा प्यार ये कभी भी नहीं कर सकता। और वो उसका कंपैरिजन किससे कर देती है? रेड हेयर जुडास से कर देती है, कि बिब्लिकल रेफरेंस है कि क्राइस्ट को रेड हेयर जुडास ने क्या करा था, धोखा दिया था। ठीक है। तो रोजालिंड भी कहती है ये तो बिल्कुल जुडास के जैसा है, जैसे जुडास ने क्राइस्ट को धोखा दिया था ना, ठीक इसी प्रकार से ये भी मेरे को धोखा दे रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके, है ना। जैसे क्राइस्ट ने लाल बालों वाला वो जुडास था, उसने क्या करा था, क्राइस्ट को धोखा दिया था ना, वैसे ही ऑर्लैंडो मुझे भी धोखा दे रहा है। लेकिन सीलिया समझाती है, सीलिया कहती है देख ढंग से देख, इसके लाल बाल नहीं है, इसके तो ब्राउन बाल है ना। अब देखो, रोजालिंड के मन में भी प्यार था, किसके प्रति? ऑर्लैंडो के प्रति। वो भी कहती है हाँ सीलिया, तो बात तो सही करी है, इसके बाल तो ब्राउन है, इसका मतलब ये एक ट्रेटर तो नहीं हो सकता, है ना। हो सकता है कभी कभी लेट हो जाए, गलती हो सकती है, एक बार हो सकती है, लेकिन शायद आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अब स्टोरी हमारी मूव करती है फोर्थ सीन के ऊपर। फोर्थ सीन में हमें दिखाई देता है कौन?
रोजालिंड और सीलिया हैं एंड दे आर वेटिंग एगरली फॉर द ऑर्लैंडो टू कम, क्योंकि थर्ड सीन के लास्ट में हमने देखा था, थर्ड एक्ट के लास्ट में हमने देखा था कि क्या हुआ था, एक पैक्ट हो गया था रोजालिंड और ऑर्लैंडो के बीच में। रोजालिंड ने उसे कहा था कि तू बड़े हार्श लैंग्वेज में लिखता है, तू बड़े हार्श, तेरे अंदर इमोशंस है, तू मेरे पास आ और मैं तेरे को ये सिखाऊंगी कि प्यार कैसे किया जाता है। और उनके बीच में एक पैक्ट हुआ था कि ऑर्लैंडो डेली उसके पास आएगा नियत तय किए गए स्थान पर, और उस स्थान पर आकर के ही विल प्रपोज टू गैनीमेड एज हर रोजालिंड, वो रोजालिंड के रूप में गैनीमेड को हमेशा क्या करेगा, प्रपोज करेगा। तो अगला दिन हुआ, पहले दिन वो ऑलरेडी लेट आया था, अगला दिन फिर हुआ, और इस बार भी क्या था, ऑर्लैंडो लेट था। सीलिया एंड रोजालिंड हु वर disguised as Ganymede and Eliana, they were waiting for him, वो उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान ये सिलिवियस नाम का शेपर्ड था, ये उस सीन पर आ जाता है। जब एलियाना और गैनीमेड वेट कर रहे हैं किसका, ऑर्लैंडो का, ठीक उसी समय सिलिवियस नाम का शेपर्ड वहां पर एंटर कर जाता है। और सिल्वर क्या करता है, एक लेटर प्रेजेंट करता है जो फीबी ने लिखा है, किसके लिए, रोजालिंड के लिए लिखा है। ठीक है, सिल्वेस कहता है कि फीबी जिससे वो बहुत प्यार करता है, उसने एक रोजालिंड के लिए लेटर भेजा है। और रोजालिंड उस लेटर को जब पढ़ती है, तो पढ़ करके वो क्या करती है, वो डांटती है बड़ा सिल्वियस को, और सिल्वियस को ये कहती है दिस लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय द फीबी, फीबी ने नहीं लिखा है, बिकॉज ये मैस्कुलिन हैंड राइटिंग है, इसके अंदर इतने हार्श इमोशन व्यक्त किए गए हैं कि कोई भी स्त्री इस तरीके के इमोशंस को व्यक्त नहीं कर सकती है। और वो उसको डांटती है, उसको फटकारती है, और सिलिवियस को भी मालूम पड़ जाता है। सिलिवियस फिर भी कहता है रोजालिंड से, तो पढ़ तो सही, इसमें लिखा या मुझे बता तो सही। और उसके अंदर क्या था, एक प्रपोजल था कि फीबी वांट्स टू गेट मैरी विद द गैनीमेड। फीबी क्या शादी करना चाहती थी, किससे, गैनीमेड से शादी करना चाहती थी। तो सिलिवियस को रियलाइज होता है, सिलिवियस को ये फीलिंग मालूम पड़ जाती है कि फीबी जिससे वो बहुत प्यार करता है, एक्चुअली में उसने क्या कर दिया, उसको एक साधन मात्र की मीन्स मात्र समझ लिया, वो केवल उसके मैसेज को कैरी ऑन करके दूसरे तक ले जाएगा। और उसको ये मालूम पड़ गया कि ये फीबी जो है मुझसे प्यार नहीं करती है, बल्कि ये फीबी किससे शादी करना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू गेट मैरी विद द गैनीमेड, जो एक्चुअली में कॉल थी रोजालिंड थी। जब इस तरीके की बात हो जाती है, तो ये दोनों सिलिवियस इस सीन से निकल जाता है। सीलिया और रोजालिंड वहाँ सीन पर अभी भी बैठी हुई है, एंड दे आर वेटिंग फॉर ऑर्लैंडो टू कम। लेकिन ऑर्लैंडो तो नहीं आया, उसका बड़ा भाई वहां पर पहुंचता है। ठीक है, और बड़ा भाई जब पहुंचता हुआ है, तो बड़े भाई के हाथ में क्या है, एक ब्लडी हैंडकरचीफ, खून से सना हुआ एक रुमाल उसके हाथ में है। वो आकर के वहां पर पूछता है, जब सीलिया और रोजालिंड बैठी हुई है कैनीमेड और एलियाना के वेश में, वो उनसे आकर ये पूछता है कि मैं एक भाई और बहन को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने इस लैंड को परचेज किया है। क्योंकि हमें पता था कि जब ये सीन शुरू हुआ था, जब ये रोजालिंड और सीलिया जो थी, जब जंगल में आई थी सबसे पहली बार, ये किससे मिली थी, कोरिन नाम के शेपर्ड से मिली थी। और कोरिन नाम के शेपर्ड ने इनकी मदद तभी करी थी, या रहने के लिए इनको स्थान तभी दिया था, कि उसने कहा था मेरा मालिक जो जमीन बेचना चाहता है, और रोजालिंड ने कहा मैं उसको खरीद लूंगी। तो ओलिवर ने कहा क्या इस जमीन के मालिक तुम ही हो, वो बहन भाई तुम ही हो। तो रोजालिंड कहती है हाँ बिल्कुल हम ही हैं। तो ये ओलिवर को क्या हुआ, कंफर्म करता है उनकी आइडेंटिटी, और उसको मालूम पड़ जाता है कि हाँ वो सही जगह आया है, और जिन शख्स के पास उसको भेजा गया था वो उन्हीं के पास आया है। फिर वो बताता है कि मुझे भेजने वाला कौन है, मेरा छोटा भाई ऑर्लैंडो है, और ऑर्लैंडो ने मुझे कहा था कि इस स्थान पर तेरे को बहन भाई मिलेंगे, उनको जा करके मेरा मैसेज देना और उनको बताना कि मैं लेट क्यों हो गया, क्योंकि आज भी वो नहीं आ पाया था, और सीलिया और रोजालिंड उसका वेट कर रहे थे। तो वो कहता है कि ऑर्लैंडो ने मुझे एक मैसेज दे करके भेजा है, और मुझे ये कहा है कि मैं आप लोगों तक ये बात डिलीवर कर दूं कि वो आज भी लेट हो जाएगा, वो आज भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, और क्यों नहीं पहुंच पाएगा, वो बोलता है, क्या बोलता है कि ऑर्लैंडो मेरा छोटा भाई है, मैं उसको ढूंढते हुए जंगल के अंदर आया हूँ। जब मैं जंगल के अंदर आया तो आई गॉट टायर्ड, मैं बहुत थक गया था, एंड आई वॉज रेस्टिंग अंडर ए ट्री, मैं पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, पेड़ के नीचे मैं सो रहा था। ठीक है, मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में चला गया। अचानक उस जंगल के अंदर एक बड़ा हार्मफुल, एक बड़ा पॉइजनस स्नेक आ गया, और सांप ने मेरे ऊपर अपना फन फैला लिया, एंड ही वॉज अबाउट टू बाइट मी, वो मेरे को डसने ही वाला था। अगर वो मुझे डस लेता तो मेरी मौके पर ही मौत हो जाती। लेकिन ठीक उसी समय मेरा छोटा भाई ऑर्लैंडो उस जंगल में, उसने मुझे देख लिया, और बड़ी बहादुरी से उसने उस सांप को पकड़ा और मुझसे दूर कर दिया, है ना। मेरे छोटे भाई ने क्या करा, मुझे बचा लिया। लेकिन ठीक उसी समय जंगल में एक शेरनी आ गई, और उस शेरनी ने फिर मेरे ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, वो शेरनी आ गई और उस भूखी शेरनी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन मेरा छोटा भाई ऑर्लैंडो
वहां भी नहीं रुका, वह थोड़ा भी नहीं डरा, और उसने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे को बचाया। लेकिन उस शेरनी से जब उसने युद्ध किया तो बड़ा भयानक युद्ध था, और उस युद्ध के अंदर क्या हुआ, वो सीवियरली वाउंडेड हो गया, वो घायल हो गया, है ना। उसने बताया ऑर्लैंडो ने कि भैया, ओलिवर ने बताया कि वो ऑर्लैंडो जो है ना, वो शेरनी के साथ झगड़ा करते हुए घायल हो गया, और प्रूफ के रूप में उसने मुझे क्या दे के भेजा है, कि रुमाल दे करके भेजा है जिस पे उसका खून लगा हुआ है। ठीक है। तो ये बात बताई। रोजालिंड और सीलिया ने जब इस बात को सुना तो वो बड़े सहम से गए, बड़े डर से गए, और यहीं पे इसी सीन से हमें मालूम पड़ता है कि क्या ओलिवर का हृदय परिवर्तन हुआ। ओलिवर जो अब तक अपने छोटे भाई से बड़ी नफरत करता था, ओलिवर जो अपने भाई को अपना हक नहीं देता था, ओलिवर जो अपने भाई को पसंद नहीं करता था, जब उसके भाई ने, छोटे भाई ऑर्लैंडो ने इतना सब कुछ होते हुए भी उसकी जान बचाई और अपने बड़े भाई के प्रति उसने प्रेम को दर्शाया, तो ओलिवर का भी हृदय परिवर्तन हो गया और वो भी छोटे भाई से बड़ा प्यार करने लगा। लेकिन रोजालिंड जो किससे प्यार करती थी, ऑर्लैंडो से प्यार करती थी। जब उसने खून से सना हुआ वो रुमाल देखा, तो रुमाल को देखते ही वो क्या हो गई, बेहोश हो गई। ठीक है। रुमाल को देखते ही ये रोजालिंड क्या हुई, शी गॉट फेंटेड, ये बिल्कुल बेहोश हो गई एंड कोलैप्स्ड, और गिर गई, नीचे गिर गई। ओलिवर ने किसी तरीके से उसको संभाला, उसको होश में लाया, लेकिन ओलिवर कहीं ना कहीं शंकालु हो गया उसको लेकर के, क्योंकि उसे ये पता था कि ऑर्लैंडो और इस लड़की का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गैनीमेड था। उसको लगा कि गैनीमेड का और मेरे भाई का क्या संपर्क हो सकता है, क्यों उसकी खुद से सना हुआ रुमाल देख करके क्यों इसकी बेहोशी आ गई। ठीक है। ठीक उसी समय क्या हुआ, टच स्टोन और ऑड्री, टच स्टोन और ऑड्री एक और प्रेमी युगल है। टच स्टोन जो कोर्ट का मस्करा था, जो रोजालिंड और किसके साथ, सीलिया के साथ जंगल में आया था, और ऑड्री शेपर्डेस थी जिससे प्यार हो गया था टच स्टोन को। लेकिन ठीक उन्हीं के प्यार के बीच में क्या आ गया, कबाब में एक हड्डी आ गई। और कौन सी हड्डी आ गई, एक यंग मैन आ गया जिसका नाम था विलियम। और विलियम क्या कहता था, विलियम ये कहता है कि मेरे को ऑड्री तेरे से बड़ा प्यार हो गया है ना। जबकि टच स्टोन से प्यार करता था। जब इस तरीके की बातें उस विलियम के मुंह से सुनी, तो उसने क्या करा, उस व्यक्ति का सामना किया, विलियम का सामना करा, और उसको बड़ी चेतावनी दी, क्या, कि तू भैया ऑड्री से दूर रह, इसके पास भी मत आ। और उसको थ्रेट, उसको धमकाया। और क्या धमकाया, कि मैं हिंसा करने पर मजबूर हो जाऊंगा अगर तू वापस इसके आसपास भी दिखाई दिया, तो मैं तेरे से लड़ सकता हूँ, मैं तेरे को मार सकता हूँ, है ना, मैं तेरा कुछ भी कर सकता हूँ अगर तू आज के बाद इसके आसपास दिखाई दिया। तो टच स्टोन ने उस व्यक्ति को धमका दिया। ठीक है। अब आता है एक्ट 5, जो लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट के ऊपर चला जाता है। यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, वो सारे लव ट्रायंगल्स दिखेंगे, वो सारे कपल्स दिखेंगे जो अभी तक इस समय इस पूरे प्ले के दौरान दिख रहे थे, और कंक्लूडिंग पार्ट की तरफ वो इस प्ले को लेके जाएंगे। रोजालिन मीट्स विथ ऑर्लैंडो, सिल्वियस एंड फीबी। रोजालिंड की ऑर्लैंडो से मुलाकात होती है, सिल्वियस से मुलाकात होती है, फीबी से मुलाकात होती है। हमें ये मालूम पड़ता है कि फीबी किससे प्यार करता है, गैनीमेड से प्यार करता है। और गैनीमेड एक्चुअली में कौन है, रोजालिंड है। ठीक है, वो स्वयं स्त्री है। फीबी अपने आप में एक शेपर्डेस है। और गैनीमेड जिसको वो अपना क्या समझती है, प्रेमी समझती है, एक्चुअली में गैनीमेड भी क्या है, एक फीमेल पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो दोनों फीमेल पर्सनैलिटी हो गया। जबकि सिलीवियस जो है, ही लव्स फीबी। सिलीवियस किसको प्यार करता है, इस फीबी को प्यार करता है, फीबी से बेहद प्यार करता है। और गैनीमेड जिससे फीबी प्यार करती है, वो एक्चुअली में रोजालिंड, रोजालिंड से प्यार कौन करता है, हमारा ऑर्लैंडो करता है ना। बड़ा देखो, बड़ा यहाँ पे क्या होता है, बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि फीबी जिस व्यक्ति से प्यार करती है, उस व्यक्ति को प्यार कौन करता है, ऑर्लैंडो करता है। और सिलीवियस जिस व्यक्ति से प्यार करता है, वो व्यक्ति किसको प्यार करता है, गैनीमेड से प्यार करता है। तो रोजालिंड इन सब के केंद्र बिंदु थी। तो रोजालिंड सोचती है कि अब इस क्राइसिस को अंत करने का टाइम आ गया, बहुत देर हो गई है कंफ्यूजिंग सिचुएशन को झेलते हुए, अब इसको अंत करने का टाइम आ गया। तो वो प्रॉमिस करती है सभी से कि सभी को अपने पसंदीदा व्यक्ति से शादी करने का मौका मिलेगा, या सभी की अपने पसंदीदा व्यक्ति से शादी हो जाएगी। वो कहती है ऑर्लैंडो को कि तेरे को भी तेरी रोजालिंड मिल जाएगी, और वो कहती है सिलिवियस को कि तेरे को भी तेरी फीबी मिल जाएगी। ठीक है। और वो फीबी से एक बात कहती है कि फीबी, अगर किसी कारण से मैं तेरे से शादी नहीं कर पाई, तो तेरे को ये कसम खानी पड़ेगी कि तू सिलिवियस से शादी कर लेगी। और फीबी कहती है अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या कर लूंगी, सिलिवियस से शादी कर लूंगी। ठीक है। यहाँ तक की बात हो जाती है। अब आगे चलते हैं हम, गैदरिंग ऑफ करेक्टर्स। अगले दिन सभी लोग मिलते हैं शादी के लिए नियत किए गए स्थान पर। ठीक है। वहां पर सारे के सारे करेक्टर्स इकट्ठे हो गए। रोजालिन फिर एक बार अपनी शपथ को दोहराती है, और फिर एक बार कहती है कि ऑर्लैंडो,
तेरे को तो तेरी रोजालिंड मिल जाएगी, तेरे को उससे शादी करनी पड़ेगी। और फीबी, जैसा कि कल अपने बीच में बात हुई थी, अगर किसी कारणवश में तेरे से शादी नहीं कर पाया तो तेरे को किससे शादी करनी पड़ेगी? इस सिलिवियस से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि गैनीमेड थी वो, अभी तक तो पुरुष के वेश में थी। अब ये सब कहते हुए रोजालिंड और सीलिया जो थे अपने ओरिजिनल वेश में आ जाते हैं, यानी एलियाना के रूप में जो सीलिया थी वो अपने ओरिजिनल वेश में आ जाती है, वो सीलिया बन जाती है। और रोजालिंड जब तक गैनीमेड बनी हुई थी वो भी अपने पुरुष के वेश को हटाती है और रोजालिंड के वेश में आ जाती है। और जैसे ही वो रोजालिंड के वेश में आती है, ऑर्लैंडो उसको देख के बड़ा खुश हो जाता है। उसकी आंखों में खुशी दिखाई देती है, क्योंकि वो रोजालिंड जिससे वो सच्चा प्यार करता था, वो रोजालिंड जिसके लिए वो इतने दिन तक तड़प रहा था, एक्चुअली में उसकी आंखों के सामने जब दिखाई दी, उसके मुंह में शब्द नहीं थे। और फीबी ने जब देखा कि ये लड़का जिससे वो अभी तक प्यार करती थी, गैनीमीड, वो एक्चुअली में एक लड़की है, और क्योंकि अब उसकी उससे शादी नहीं हो सकती है, तो उसका दिल टूट गया। और अंत में ये फीबी राजी हो गई किससे शादी करने के लिए? उस सिलिवियस से शादी करने के लिए, तो सिलिवियस उससे बेहद प्यार करता था। और यहीं पे सीलिया और ओलिवर का लव एट फर्स्ट साइट, क्योंकि जब ओलिवर क्या आया था, न्यूज़ लेकर के आया था ऑर्लैंडो की कि वो ऑर्लैंडो घायल हो गया है, उस समय ऑर्लैंडो को ओलिवर ने जब सीलिया को पहली बार देखा था एलियाना के वेश में, तभी से उसको लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। और ठीक उसी समय पे टच स्टोन और ऑड्री भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो सारे कपल्स पहुंच गए हैं ऑन द परफेक्ट प्लेस, उस परफेक्ट प्लेस पे पहुंच गए हैं जहां पर सभी की शादियां होने वाली है। ठीक है, अब आते हैं, देखो, हाइम सेरिमोनियल स्टोल। अब बिल्कुल कंक्लूडिंग पार्ट आ गया। और कंक्लूडिंग पार्ट में हम देखते हैं हाइम। हाइम कौन है? द गॉड ऑफ मैरिज। ठीक है, गॉड ऑफ मैरिज क्या कर रहा है? क्योंकि शादियां होने वाली है तो गॉड ऑफ मैरिज है। और गॉड ऑफ मैरिज क्या कर रहा है? सेरेमनीज परफॉर्म कर रहा है ना। जो सेरेमनीज होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उनको गॉड ऑफ हाइन को जो है फॉलो कर रहा है उनकी शादियां करवाने के लिए। जैक्स कमेंट्री कर रहा है। ठीक है, जैक्स जैक्स को हमें पता है जैक्स क्या है। जैक्स इज ए मेलंकलिक करेक्टर, वो बड़ा मेलंकलिक सा करेक्टर है, बड़ा दुखनुमा करेक्टर है, बड़ा सैडिस सैडिस रहता है। और वो क्या करता है? फिलोसफर टाइप के जोक्स को पास करता है। और वो उन कपल्स के बारे में एंट्री करता है कि ये कपल्स ऐसे दिख रहे हैं जैसे मानो कि जानवर नोहास आर्क में एंट्री कर रहे होंगे। नोहास आर्क क्या है? ये एक्चुअली में बिब्लिकल रेफरेंस है, बाइबल से लिया गया रेफरेंस है कि नोहा नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, हु वाज द डिसाइपल ऑफ गॉड, जो भगवान से सच्चा प्यार करता था, भगवान का सच्चा भक्त था। फ्लड आई, प्रलय आया, जिसमें सारी धरती को अंत हो जाना था। तो भगवान से उसने कहा, बचने के उपाय मांगे, तो भगवान ने उसे कहा कि तू एक आर्क बना, एक बड़ा सा बोट बना, एक बड़ा सा जहाज बना, और उस जहाज में इन जानवरों को लेकर के तेरे पसंदीदा व्यक्ति को लेकर निकल जा, तेरे को फ्लड बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और उसने भी ऐसा ही किया है ना, बिब्लिकल रेफरेंस है, बाइबल से आप देख सकते हैं। तो ये इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे सभी की शादियां होने वाली थी, तो उसने भी क्या करा, एक फिलोसफी कमेंट पास करा कि ये सभी कपल्स ऐसे दिख रहे हैं जैसे नोहा के आर्क में सभी एनिमल्स जा रहे हों। ड्यूक फ्रेडरिक, जिसने क्या कर दिया था, अपने बड़े भाई को अपने ही देश से निकाल दिया था, अपने बड़े भाई के सिंहासन को जबरदस्ती हथिया लिया था और अपने भाई को फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रहने के लिए मजबूर कर दिया था। ड्यूक फ्रेडरिक की मुलाकात होती है एक होली मैन, एक बड़े ही पवित्र आदमी, एक संत टाइप के आदमी से। और वो रिलीजियस लाइफ, वो एक धार्मिक जीवन जीने लग जाता है, वो धर्म कर्म के काम करने लग जाता है। और अपने बड़े भाई को वो क्या करता है, वो सिंहासन वापस लौटा देता है जो उसने धोखे से हथियाया था। तो देखो, एक हृदय परिवर्तन हो गया यहाँ पे। बड़े भाई ओलिवर का हो गया था पहले, अब ड्यूक फ्रेडरिक, जिसने अपने भाई का सिंहासन धोखे से हथिया लिया था, जिसने अपने भाई का सिंहासन चालाकी से हथिया लिया था, लास्ट में वो अपने भाई को सिंहासन वापस लौटा देता है, और स्वयं धार्मिक पद पे चला जाता है, रिलीजियस पद पे चला जाता है। और ऑर्लैंडो को क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है? हियर ऑफ द डची, उत्तराधिकारी डची का, क्योंकि ऑर्लैंडो रोजालिंड से शादी करेगा। और रोजालिंड किसकी बेटी थी? रोजालिंड वॉज द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर, इस ड्यूक सीनियर की डॉटर थी। तो ड्यूक सीनियर की डॉटर थी, तो उससे शादी करने के बाद ये क्या था, एक लीगल क्या बन गया, द हेयर ऑफ द थ्रोन, सही है, सिंहासन का उत्तराधिकारी बन गया। और ओलिवर को भी क्या मिल गई? अपनी सारी की सारी एस्टेट वापस मिल गई, है ना। ओलिवर, क्योंकि उस ड्यूक फ्रेडरिक ने क्या कहा था, तेरी सारी की सारी मैं संपत्ति हथिया लूंगा, तेरा सारा का सारा प्रॉपर्टी में हथिया लूंगा अगर तूने ऑर्लैंडो को मेरे हवाले नहीं किया। तो ओलिवर को भी अपनी सारी की सारी संपत्ति वापस मिल गई। ड्यूक सीनियर अपनी पुरानी पोजीशन पर लौट आया, एक बार फिर वो वहाँ का राजा बन गया। और रोजालिंड और ऑडियंस अब सबको खुश होने के लिए कहते हैं, सबको तालियां बजाने के लिए कहते हैं, और ऑडियंस बड़ी प्रशंसा करती है। क्या ये बहुत अच्छी एंडिंग हुई। तो ये एक रोमांटिक कॉमेडी थी, और कॉमेडी की एंडिंग हम सभी मानते हैं, क्या
कि कॉमेडी की एंडिंग हमेशा क्या होती है, कॉमेडी की एंडिंग हमेशा ही खुशनुमा होती है, सुखद होती है, सैडिश नहीं होती, हैप्पी एंडिंग होती है, ठीक है। और ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, क्योंकि इसके अंदर आपने क्या देखे, रोमांटिक कपल्स देखे। कितने कपल हैं इसके अंदर, 4 शादियां हुई, ठीक है। पहली शादी किसकी हुई, रोजालिंड और ऑर्लैंडो की हो गई। सेकंड शादी किसकी हुई, सीलिया और अपने ओलिवर की हो गई। थर्ड मैरिज किसकी हुई, थर्ड मैरिज हो गई सिल्वियस और फीबी की हो गई। और फोर्थ मैरिज किसकी हो गई, टचस्टोन और ऑड्री की हो गई। तो 4 रोमांटिक कपल इसके अंदर दिखाई दिए, लास्ट में जिनकी आते आते शादी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आपकी शेक्सपियर की 5 एक्ट्स के अंदर लिखी गई एक रोमांटिक कॉमेडी थी। बड़ी ही फेमस रोमांटिक कॉमेडी है, और बड़े ही आसान शब्दों में इसके हर एक्ट वाइज मैंने आपको समरी दिखाई है। इसको 3 से 4 बार देखना है, समझना है ढंग से स्टोरी को, और फिर अगर ये स्टोरी आपके दिमाग में रहेगी तो किसी भी प्रकार का तो कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें से आ जाएगा तो मेरे हिसाब से आप इसको कर पाएंगे। अब इसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि जो आपका जैक्स नाम का शख्स है ना, जैक्स नाम का शख्स है, जिसको मैंने क्या कहा था, मैंने आपको बताया था कि एक मेलंकलिक सा कैरेक्टर है और इसको फिलोसफर भी कहते हैं। उसने 7 एजेस ऑफ मैन बताई है, ठीक है। मैन की 7 एजेस होती है, कि मैन जो होता है अपने, एक ह्यूमन बीइंग जो होता है अपने पूरे के पूरे लाइफ स्पान के दौरान 7 स्टेजेस से गुजरता है, 7 अलग-अलग एज से गुजरता है। सबसे पहले हम किसका रोल अदा करते हैं, इन्फेंट। सबसे पहले हम क्या होते हैं, एक बच्चे होते हैं, एक नवजात शिशु होते हैं। जब हम कैसे होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, कि हम असहाय होते हैं, हम दूसरे पे निर्भर रहते हैं, है ना? हम खुद से कुछ नहीं कर पाते हैं। सेकंड हमारी स्टेज आती है, हम एक स्कूल बॉय हो जाते हैं, जो क्या करता है, विनिंग विनिंग यानी स्कूल जाने से जी को चुराता है। थर्ड पोजीशन जब आप एडल्ट हो जाते हो तो एज़ ए लवर, जब आप अपने इमोशंस को किसी और के साथ बाँटना चाहते हैं। फोर्थ पोजीशन पे एक सोल्जर है, जब आप देश के प्रति क्या होते हैं, डेवोटेड रहते हैं, अपने राज्य के प्रति समर्पित रहते हैं। फिफ्थ पे आप न्याय के पोजीशन में आ जाते हैं, क्योंकि जीवन के अनुभव लेने के बावजूद आप बाद में आप इस पोजीशन में आ जाते हैं कि आप एक समझदारीपूर्ण निर्णय को कर सकें। सेवंथ पे पेंटालून यानी एक मिडिल एज्ड व्यक्ति आ जाते हैं, अधेड़ उम्र में आप पहुँच जाते हैं। और सेवंथ स्टेज जो आती है आपकी, वो ओल्ड एज आती है। ओल्ड एज का मतलब आप फिर उसी पहली वाली कंडीशन पे पहुँच जाते हैं, यानी वही हेल्पलेसनेस आ गई जो आपके इन्फेंसिव के अंदर हुआ करती थी। तो ये 7 स्टेजेस है जिनको क्रॉस करता है एक व्यक्ति किस पे, इस संसार रूपी मंच पे, ठीक है। इसीलिए कहा गया ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल द मैन एंड द वुमन मेयरली प्लेयर, कि ये पूरा का पूरा संसार क्या है, कि स्टेज है। और हम सब जितने भी लोग इस धरती पर हैं, जितने भी पुरुष और स्त्रियां हैं, हम सब के सिर्फ और सिर्फ क्या है, वी ऑल आर द कैरेक्टर्स, ठीक है। और हम हमारा क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ किरदार निभा रहे हैं, है ना। यही मैसेज जैक्स ने दिया, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत आसान शब्दों में 2 से 3 और 4 बार भी इसको देखें और हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, कैरेक्टर्स को समझें, बड़े इंपॉर्टेंट है। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।